हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिनिशर CS एंड IT यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना अगर अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, इस चैनल पे हम कंप्यूटर साइंस से जुड़ी हुई सारी की सारी जानकारी बहुत ही आसान तरीके से ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकली हम चीज़ों को करते हैं, फिर चाहे आपका वो MS ऑफिस हो, फिर चाहे वो आपकी पाइथन लैंग्वेज हो, या आपका कोई भी टॉपिक हो, हम हर एक टॉपिक को प्रैक्टिकल यहाँ पे करके समझते हैं ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ सकें। जो हमारी पाइथन की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो फंक्शंस का टॉपिक होने वाला है। इससे पहले हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, पाइथन में वेरिएबल्स क्या होते हैं वो देख चुके हैं, पाइथन के ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं उन सभी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो वहां से जाके एक बार देख सकते हैं। और फंक्शंस का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी ये थी कि हम पाइथन लैंग्वेज को सिर्फ थ्योरी कैसे पढ़ें, या फिर हम प्रैक्टिकल खुद से करके देखना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। एक बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा आज आपको पाइथन में प्रैक्टिस करने का। आप लोगों को क्या करना है, आपके गूगल पे जाना है और वहां पे python.org करके आपको सर्च करना है। वहां पे जैसे ही आप डाउनलोड्स वाले ऑप्शन के ऊपर जाते हो, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होते हैं। आप विंडोज के लिए डाउनलोड करना चाहते हो पाइथन को, या फिर मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना चाहते हो, लिनक्स के लिए करना चाहते हो, ये सारे ऑप्शन होते हैं। तो आपको विंडोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन 3.9.1 इसको डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन एक बात नोट करने की यहाँ पे ये है दोस्तों कि पाइथन का जो लेटेस्ट वर्जन है 3.9 प्लस वाला, ये विंडोज 7 अगर आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, या विंडोज 7 से पहले का अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें ये नहीं चलेगा। उसके लिए आपको पाइथन का पुराना वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। 3.8.7 कर सकते हो आप, या 3.8.1 कर सकते हो, पहले वाला वर्जन कर सकते हो। तो इसको डाउनलोड करने के बाद आपको आपके माई कंप्यूटर में जाके चेक करना है कि आपकी जो फाइल है वो डाउनलोड हुई है या वो नहीं हुई है। एक मिनट, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे आके आपको माई कंप्यूटर में चेक करना है। ये पाइथन 3.9.1 ऐसी एप्लीकेशन आपके में डाउनलोड हो चुकी होगी और इंस्टॉल आप लोगों को करनी है। इंस्टॉल करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना होता है। फिर अगर आपकी ये इंस्टॉल हो चुकी है तो आपको क्या करना है, आप अपने कंप्यूटर में D ड्राइव, E ड्राइव, किसी भी ड्राइव के अंदर जाके एक पाइथन प्रोजेक्ट नाम से या किसी भी नाम से कोई फोल्डर बना लेना जो आपको ध्यान रह सके, जहाँ पे आप अपनी पाइथन की प्रैक्टिस करी हुई चीज़ों को वहाँ पे डालोगे। उस फोल्डर के अंदर जाके आपको जाना है और आपको आपके कंप्यूटर में नोटपैड, सभी के कंप्यूटर्स में होता है, तो आप लोगों को आपका नोटपैड ओपन करना है। यहाँ पे कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ फाइल पे क्लिक करेंगे और सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करके हम मान लो यहाँ पे hssc.py, हमेशा याद रखना पाइथन की किसी भी फाइल को आप सेव करोगे तो .py उसका एक्सटेंशन होता है, उसी एक्सटेंशन में आप सेव करोगे। अब मैं हमारी ये नई टेक्स्ट फाइल जो है ये मैं हमारे उस फोल्डर के अंदर सेव कर देता हूँ। जैसे ही मैं उस फोल्डर के अंदर उसको सेव करूंगा तो देखो ऐसा कुछ मेरा पाइथन का लोगो उस फाइल के ऊपर बन के आ जाएगा। अभी इस फाइल का साइज 0 बाइट है, हमने इसमें कुछ डाला नहीं है। 3 फरवरी 10:59 का टाइम पे हमने ये फाइल क्रिएट की है hssc.py नाम से। हम क्या करेंगे, अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो आपको जस्ट छोटा सा एक पॉपअप ओपन होगा और फिर वो क्लोज हो जाएगा, तो ऐसे ये फाइल काम नहीं करेगी। हमने जब हमारी पाइथन इंस्टॉल की है तो आज का जो लेटेस्ट अभी का जो पाइथन वर्जन है उसमें क्या होता है कि पाइथन का जो IDLE होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो होता है सॉफ्टवेयर, यानी कि इंटरप्रेटर जिसको आप बोल सकते हो, वो भी आपका उसके अंदर इनबिल्ट होता है। तो आपको क्या करना है, फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपके पास दूसरा ऑप्शन होगा एडिट विद IDLE। एडिट विद IDLE पे क्लिक करोगे तो आपका IDLE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो विंडो होगी वो ओपन हो जाएगी। फिर उस विंडो में आप अपने पाइथन पे जो भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, फंक्शंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, ऑपरेटर्स की प्रैक्टिस करना चाहते हो, वो सारी की सारी प्रैक्टिस जो है वो आप उस पर कर पाओगे। वो विंडो आपकी ओपन हो जाएगी। अभी उससे पहले हम देखते हैं हमारा फंक्शंस एक्चुअल में होते क्या हैं। देखो, जब भी हम स्क्रिप्ट मोड पे काम करते हैं, हमने सबसे पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि स्क्रिप्ट मोड क्या होता है और इंटरेक्टिव मोड क्या होता है। इंटरेक्टिव मोड होता है जब हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हम डायरेक्ट कनेक्शन बना रहे होते हैं, डायरेक्ट हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बातचीत कर रहे होते हैं। और स्क्रिप्ट मोड होता है जहाँ पे हम लाइन बाय लाइन हमारे कोड को लिखते हैं एक फाइल के अंदर और फिर उस फाइल को सेव करते हैं। तो अभी हमने क्या किया था, अभी हमने एक ये फाइल बनाई थी और जो भी हमारा कंटेंट होगा वो हमारा उसके अंदर सेव होगा। अब देखो यहाँ पे जो है IDLE आपका ओपन हो चुका है, पाइथन IDLE।
जो भी हम काम करेंगे वो आइडियली के अंदर ही करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा एक बार हमारे फंक्शंस के बारे में समझते हैं, फंक्शंस होते क्या हैं। तो स्क्रिप्ट मोड और इंटरेक्टिव मोड आप लोगों को पता लग गया। हमें फंक्शंस लिखने की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक फंक्शन होते हैं और एक इनबिल्ट फंक्शन होते हैं, जिनके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। इनबिल्ट फंक्शन वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन आईडीएल या पाइथन इंटरप्रेटर या पाइथन के अंदर पहले से होते हैं, उनका यूज़ करके हम कोडिंग करते हैं। और फंक्शंस जो होते हैं उनको हमें खुद बनाना पड़ता है। उनको बनाने की ज़रूरत क्या होती है, और हमेशा ये बात याद रखना, .py एक्सटेंशन में ही आप अपनी पाइथन की फाइल्स को हमेशा सेव करोगे। अगर फंक्शन की डेफिनेशन पूछी जाए आप लोगों से, तो डेफिनेशन होती है ए फंक्शन इज ए नेम्ड सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स ए कैलकुलेशन। फंक्शन क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है स्टेटमेंट्स की, एक स्टेटमेंट दे दी, दो स्टेटमेंट दे दी, तीसरी स्टेटमेंट दे दी, और एक फंक्शन आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो वो फंक्शन क्या करता है, इन सारी स्टेटमेंट्स के बीच में कंप्यूटेशन, जो मैथमेटिकल आपकी कैलकुलेशंस होती है, कंप्यूटेशन होती है, वो सभी होती हैं उसके अंदर। ये काम किसका होता है, ये फंक्शन, उसको फंक्शन बोला जाता है ऐसा काम करने को। फंक्शन में लाइन ऑफ कोड्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिक्वेंसली, यानी एक के बाद एक, एक के बाद एक एग्जीक्यूट करते हैं, टॉप से बॉटम, ऊपर से लेके नीचे हम आते हैं पाइथन इंटरप्रेटर में, जब हमारा वो पूरा का पूरा कंप्यूटेशन का प्रोसेस जो है वो होता है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एनी सॉफ्टवेयर इन पाइथन। पाइथन के अंदर कोई भी सॉफ्टवेयर हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को हम यूज कर रहे हो, उसके अंदर फंक्शंस को छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक फंक्शन को डिफाइन करता हूं, मान लो, ठीक है, और इसके नीचे मैं यहाँ पे एक फंक्शन को डिफाइन करता हूँ। मैंने तीन फंक्शन, मान लो मैंने यहाँ पे तीन फंक्शंस को डिफाइन कर दिया। एक तो मैं क्या करूँगा, ये जो मेरा पूरा पेज है इसके ऊपर मैं ये सारी स्टेटमेंट्स लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम किसी इंसान का डाला है, सेकंड नेम किसी इंसान ने, सरनेम किसी इंसान का डाला है, यहाँ पे किसी के मैंने मार्क्स डाले हैं, यहाँ पे मैंने किसी के घर के एड्रेस डाले हैं। तो मैंने दो तीन चीज़ें जो है वो मेरी पूरे के पूरे मेरे कोड में मैंने डिफाइन कर दी। अब क्या होगा कि जब मैं थोड़ी देर के बाद, जब मेरा 50-60 पेजों का कोड हो चुका होगा और मुझे दोबारा से वही चीज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो दोबारा डालनी पड़ेगी वहाँ पे, जिससे मेरा टाइम भी वेस्ट होगा और हेडेक भी बढ़ेगी। वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, हम सरनेम और फर्स्ट नेम और सरनेम के लिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए हमने दूसरा फंक्शन यहाँ पे बना दिया, और एड्रेस के लिए हमने तीसरा फंक्शन बना दिया। तो हमने वो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे कोड में हमें बार बार यूज में लानी थी, उन सभी का हमने एक एक करके फंक्शन बना दिया। फिर क्या होगा, फिर हम जब वापस से 50-60 पेज के बाद जब हमें दोबारा उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें सिर्फ मान लो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से, एफ और एल से, मान लो FL करके हमने कोई फंक्शन बनाया था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ उस FL को क्या करेंगे, कॉल करेंगे। फंक्शन को कॉल करना क्या होता है, फंक्शन को कॉल करना यही होता है। अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में कि फंक्शन को कॉल करते हैं तब क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन को लिख के हम एंटर करेंगे, हमारे प्रोग्राम को रन करेंगे। तो यहाँ पे जो भी हमने क्राइटेरिया फॉलो किया था वो यहाँ पे आके अपने आप एंटर हो जाएगा, चिपक जाएगा। फिर दूसरे जगह पे जो हमने फंक्शन यहाँ पे जिस चीज़ के लिए डिफाइन किया था, स्टूडेंट्स के मार्क्स के लिए, मान लो SM स्टूडेंट्स मार्क्स करके हमने कोई फंक्शन बनाया था, तो यहाँ पे हमें दोबारा से स्टूडेंट्स की डिटेल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे उस SM को हम क्या करेंगे, फंक्शन को कॉल करेंगे, और वो यहाँ से लेके यहाँ पे डेटा हमारा अपने पास आ जाएगा। तो ये काम होता है पाइथन में फंक्शंस का, कि जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट कोड में चीज़ों को पहले ही फंक्शन के तौर पे डिफाइन करके रख लेते हैं, सेव कर लेते हैं, सो दैट कि थोड़ी देर के बाद या जब कोड हमारा बड़ा हो जाए और हमें दोबारा से उन चीज़ों की ज़रूरत पड़े, तो वहाँ पे वो फंक्शंस को हम कॉल करेंगे और डायरेक्ट हमारी चीज़ें वो वहाँ पे आ जाएंगी। बकायदा कि हम पहले पूरा यहाँ पे ऐसे लाइनों में कोड लिखें, फिर उसके बाद हमें दोबारा लिखना पड़े, तो ये सब चीज़ें हटाने के लिए हमें फंक्शंस को पाइथन में यूज़ करना होता है। बहुत तरह के फंक्शंस होते हैं, जैसे मॉड्यूल्स कैटेगरी जो होती है फंक्शंस की, उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहली कैटेगरी होती है आपकी मॉड्यूल्स, दूसरी कैटेगरी होती है बिल्ट इन, और तीसरी कैटेगरी होती है यूजर डिफाइंड। बिल्ट इन के बारे में अभी हमने देखा कि जो फंक्शंस पहले से पाइथन के अंदर होते हैं उनको बिल्ट इन बोला जाता है। यूजर डिफाइंड वो फंक्शंस होते हैं जिनको यूजर हम खुद बनाते हैं, और मॉड्यूल्स क्या होते हैं, हमारे फंक्शन के अंदर की जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं, उन सभी स्टेटमेंट्स कहाँ पे होती हैं, वो सारी स्टेटमेंट्स हम मॉड्यूल्स के अंदर डालते हैं। एक एक करके हम सभी चीज़ों के बारे में एक ध्यान से पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आराम से आप बने रहिएगा, पूरी वीडियो को देखना, और फिर अगर कोई भी क्वेश्चन हो, आपका कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।
तो नेक्स्ट चीज हमारे पास आती है हमारा पहला मॉड्यूल। जो हमने फंक्शन को डिवाइड किया था 3 कैटेगरी में, उसमें सबसे पहली कैटेगरी क्या थी? मॉड्यूल थी। मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल एक ऐसी फाइल होती है जिसके अंदर जो भी फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं? बेसिकली डेफिनेशंस होती हैं। फंक्शन के अंदर हम क्या करते हैं? फंक्शन के अंदर अभी मैंने बताया था कि हम एक कोई चीज़ को डिफाइन करते हैं, कोई हमारा काम होता है, टास्क होता है, उसको उसके अंदर डिफाइन कर देते हैं और फिर उसको बाद में हम यूज करते हैं जहां भी हमारा मन करता है। अब वो जो फंक्शन की डेफिनेशंस हैं या पाइथन की वो जो डेफिनेशंस हैं और जो भी वो स्टेटमेंट्स हैं हमारी, वो सारी की सारी जहां पे होती हैं, जिस फाइल के अंदर होती हैं, उस फाइल को बोला जाता है क्या? मॉड्यूल पाइथन के अंदर। तो यहां से मॉड्यूल शब्द को गायब कर दिया जाएगा एग्जाम में। यहां पे खालिस्तान ऐसे लिखा दिएगा और आपको पूछेगा ए डैश इज ए फाइल कंटेनिंग पाइथन डेफिनेशंस एंड स्टेटमेंट्स। ऐसी कौन सी फाइल होती है जो पाइथन की डेफिनेशंस को और स्टेटमेंट्स को कंटेन करती है, रखती है? तो उस फाइल को बोलते हैं दोस्तों मॉड्यूल। आज के बाद हमेशा आपसे मॉड्यूल का क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है, जो पाइथन के अंदर लाइब्रेरी होती है, अगर उस लाइब्रेरी को हम बड़ा करने पे आते हैं, मान लो पहले से पाइथन के पास कोई फाइल्स हैं, 100 फाइल्स हैं और उसके अंदर पाइथन का काम जो भी डेटा है वो डेफिनेशन है उसके अंदर हैं, हमें उसको बढ़ाना है तो हमें क्या बनाते हैं? सबसे पहले तो हम फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बनाएंगे तो उसके अंदर डेफिनेशंस भी ऐड करेंगे, उसके अंदर स्टेटमेंट्स भी ऐड करेंगे। तो जब उसको इंक्रीज करना पड़ता है तो हम क्या बनाने स्टार्ट कर देते हैं? मॉड्यूल्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर सारी की सारी डेफिनेशंस और स्टेटमेंट्स होती हैं। अब डेफिनेशंस फ्रॉम द मॉड्यूल, जो मॉड्यूल के अंदर जो डेफिनेशन होती हैं उनको यूज किया जा सकता है किसके अंदर? कोड के अंदर। प्रोग्राम जो भी हम लिखते हैं उस प्रोग्राम के अंदर जो कोड होते हैं उनके अंदर हम उन डेफिनेशंस का क्या करते हैं? यूज करते हैं, कोडिंग करने के लिए यूज करते हैं। अब किसी भी मॉड्यूल को यूज करने के लिए एक प्रोग्रामर को क्या करना पड़ता है? पहले उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? सिंपल IMPORT इंपोर्ट डॉट और उस मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ता है और एंटर कर देना पड़ता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को अगर करके दिखाऊं तो जैसे मान लो ये आपका आइडियली है, इसमें F5 अगर मैं क्लिक करता हूं तो रन कमांड ओपन होती है, जो आपका प्रोग्रामिंग करने के लिए जो विंडो शेल होती है, पाइथन शेल होती है, जिसके बारे में हमने पहली वीडियो में डिस्कशन किया था। पाइथन शेल, आइडियली शेल 3.9.1, और यही वर्जन हमने पाइथन का डाउनलोड भी किया था। इसी के अंदर हम क्या करेंगे? हमारा प्रोग्राम चेक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ये जो 3 साइन आपको दिख रहे हैं ये होते हैं प्रॉम्प्ट, यानी कि प्राइमरी प्रॉम्प्ट के साइन होते हैं। ये हमें दर्शाते हैं कि अभी जो पाइथन शेल है वो रेडी है आपकी कमांड लेने के लिए। तो मान लो हमें मैथ से रिलेटेड, मैथ्स MATH मैथ्स जो आपका होता है, मैथ से रिलेटेड हमें यहाँ पे फंक्शंस की प्रैक्टिस करनी है। IMPORT स्पेस MATH इंपोर्ट स्पेस मैथ हम लिख के जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे अब मैथ्स, जो भी मैथ का जो इसके अंदर पाइथन के अंदर पहला से मैथमेटिक्स कंप्यूटेशन कैलकुलेशंस करने के लिए जो भी मॉड्यूल इसके अंदर था, वो मॉड्यूल हमने क्या कर चुके हैं? हम इंपोर्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पे अगर हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या कोई भी काम करेंगे वो हमारा काम यहाँ पे इजीली से हो जाएगा। वो अभी हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। या फिर आप ऐसा यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप A इज इक्वल टू करते हो 2 और B इज इक्वल टू करते हो आप 4, उसके बाद आप PRINT प्रिंट कर सकते हो A प्लस B करके यहाँ पे, और जैसे ही आप एंटर करते हो, और सॉरी यहाँ पे A इज इक्वल टू B हो गया, PRINT A प्लस B करके जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपके पास यहाँ पे देखो 6 आ गया है। 2 A कोई वेरिएबल लिया था जिसमें हमने 2 वैल्यू असाइन करी थी, B कोई वेरिएबल लिया था जिसमें हमने 4 वैल्यू असाइन करी थी, प्रिंट कराया हमने A प्लस B, जिसका आंसर हमारे पास क्या आ गया? 4 प्लस 2 6 आ गया। तो ऐसे करके आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट करना पड़ता है हमारे मॉड्यूल को, जिस भी मॉड्यूल पे हमें काम करना होता है। तो आज हमारा मॉड्यूल जो है वो मैथमेटिक्स का रहने वाला है, क्योंकि फंक्शंस जो होते हैं बेसिकली वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे काम करते हैं। और पाइथन लैंग्वेज को पहली वीडियो में मैंने बताया था, जब सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस या कंप्यूटेशन के लिए ही यूज़ किया जाता है। सेकेंड हमारा होता है फ्रॉम। फ्रॉम में हम क्या करते हैं? सिंपल जो इंपोर्ट होता है उसमें तो हम क्या करते हैं? सिर्फ इंपोर्ट और मैथ लिखते हैं। जैसे ही हम इंपोर्ट मैथ लिखते हैं तो हमारी पाइथन क्या करता है? वो करता मैथ सर्च करता है math.py के लिए, जो उसके अंदर इनबिल्ट होती है फाइल, उसके लिए वो सर्च करता है। फिर उसके बाद वो हमें हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करने के लिए वो मॉड्यूल ओपन करके दे देता है। वहीं पे या तो आप इंपोर्ट का यूज कर सकते हो या आप फ्रॉम का यूज कर सकते हो। फ्रॉम में आप क्या करोगे? पहले फ्रॉम लिखोगे, फिर जो भी मॉड्यूल है आपका उसका नाम लिखोगे। फॉर एग्जांपल फ्रॉम
XYZ फ्रॉम HSSC इंपोर्ट कर दो मैथ को। फंक्शन मान लो मैथ के नाम से कोई फंक्शन बनाया था, तो पहले लिखोगे फ्रॉम HSSC इंपोर्ट कर दो मैथ को, और उसके बाद जैसे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्क्वायर, मैथ मॉड्यूल के अंदर से SQRT यहाँ पे स्क्वायर रूट के लिए यूज होता है, SQ स्क्वायर के लिए यूज होता है, RT रूट के लिए यूज होता है। स्क्वायर रूट कर दो, वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, मान लो SQRT 25, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से आप फ्रॉम और इंपोर्ट दोनों चीजों का यूज करते हैं हम हमारे मॉड्यूल को वहां पे एक्टिव करने के लिए दोस्तों। अब सबसे पहला जो फंक्शन हमारे पास होता है वो होता है CEIL। CEIL फंक्शन क्या करता है, हमें रिटर्न करता है, हमें वैल्यू लाके देता है। कौन सी वैल्यू लाके देता है? स्मॉलेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर। और CEIL के ब्रैकेट में जो x है, ये x क्या होता है? कोई भी एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता है। ये 45.17 हो सकता है, 100.12 हो सकता है, 100.72 हो सकता है, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है। लेकिन CEIL के अंदर x की जगह पे जो भी वैल्यू आप रखोगे, तो CEIL फंक्शन हमारे लिए क्या करता है, हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर लाके देता है जो x से छोटा नहीं होता। तो हम इसको चेक करके देखते हैं कि कैसे क्या होता है भैया। तो हमें लिखना होता है दोस्तों MATH math.CEIL। अब CEIL के अंदर हम क्या डालेंगे? x की वैल्यू डालेंगे। x की वैल्यू हम कुछ भी डाल देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम डाल देते हैं 999.99। ठीक है, हमने डाला है 999.99। और CEIL फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, जो भी हम x की वैल्यू डालते हैं उससे उसके आसपास की ऐसी हमें इंटीजर वैल्यू देता है जो इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर नॉट लेस देन x। ये जो x की वैल्यू ली है इससे छोटी नहीं होती, इसके आसपास की जो इससे छोटी ना हो ऐसी हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर वैल्यू लाके देता है। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 1000। 1000 क्या है? स्मॉलेस्ट इंटीजर है जो इसके पास का है लेकिन इससे छोटा नहीं है। तो आज के बाद हमें हमेशा याद रखना, CEIL पाइथन में CEIL फंक्शन का काम क्या होता है? इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट इंटीजर, जो x हम डालते हैं वैल्यू उससे छोटा नहीं होता लेकिन उसके आसपास होता है। कैसा? इंटीजर वैल्यू कैसी? स्मॉलेस्ट। और मैंने देखा है कि YouTube पे या काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने देखा है, हरियाणा के जो स्टूडेंट्स हैं जिनको HSSC के एग्जाम्स के लिए पाइथन पढ़ने की ज़रूरत पड़ गई, पढ़नी तो नहीं चाहिए थी, ये क्लर्क बना रहे हैं या पता नहीं हरियाणा पुलिस में भर्ती कर रहे हैं या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना रहे हैं, बट जहाँ तक मेरी कोशिश है दोस्तों, जितना मुझे आता है, थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है, मैं आप लोगों को पाइथन की प्रैक्टिकल हेल्प करके दूंगा थोड़ी सी। लेकिन उसमें आपका भी साथ मुझे चाहिए है, आपका सपोर्ट मुझे चाहिए है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कर देना और बताना कमेंट करके कि आप लोगों को ऐसी पाइथन पहले कभी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है, या मज़ा आया या नहीं आया। ठीक है। सेकेंड फंक्शन होता है हमारा FLOOR, फ्लोर। फ्लोर क्या करता है? सील क्या करता था? सील। अच्छा, हमारे घर में दो चीजें होती हैं, एक फ्लोर होता है, एक धरती होती है हमारी जमीन, हमारा फर्श होता है, और एक सीलिंग होती है, एक क्या होती है? हमारी छत होती है। तो फ्लोर क्या होता है? छोटा होता है, और सीलिंग क्या होती है? वो बड़ी होती है, यानी ऊंचाई पर होती है। तो सीलिंग तो हमें क्या करती है? जो भी हमने x की वैल्यू डाली होती है उससे नेक्स्ट यानी कि उसके आगे वाली वैल्यू हमें देता है। कौन? सील, यानी कि सीलिंग। और फ्लोर क्या करता है? जो भी हमने वैल्यू डाली होती है वो क्या करता है? लार्जेस्ट इंटीजर को रिटर्न करेगा, लेकिन x से ग्रेटर देन नहीं होगा, वो x से क्या होगा? छोटा ही होगा। और इसमें क्या था? स्मॉलेस्ट इंटीजर, लेकिन x से छोटा नहीं होगा, x से क्या होगा? बड़ा होगा। तो चलिए देखते हैं फ्लोर का क्या काम होता है जी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? MATH math.FLOOR। अच्छा, यहाँ पे मैं बार बार मैथ क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि हमने मॉड्यूल कौन सा इंपोर्ट किया था दोस्तों? मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया था, तो इसलिए बार बार में मैथ डॉट, यानी कि मैथ के अंदर, मैथ मॉड्यूल के अंदर हम जो भी है मैथमेटिकल काम कर रहे हैं। तो मैथ डॉट फ्लोर फंक्शन हमने बुलाया यहाँ पे। तो फ्लोर फंक्शन को हम बोलते हैं कि भाई हम x की ऐसी वैल्यू डालें जिससे कि हमें वो लार्जेस्ट इंटीजर प्रोवाइड कराए, लार्जेस्ट इंटीजर हमें दे, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू हमें दे जो उस x से बड़ी नहीं होनी चाहिए। चलिए जी, हम क्या करते हैं? मान लो यहाँ पे 500.99 डाल देते हैं भाई। 500.99 हमने डाल दिया, तो हमें इसने क्या दिया? 500 दी, जो क्या है? x से बड़ी भी नहीं है
लेकिन लार्जेस्ट इंटीजर भी है x के आसपास की। तो ये काम कौन करता है दोस्तों, मैथ डॉट फ्लोर, यानी कि फ्लोर फंक्शन क्या करता है हमारा, हमें लार्जेस्ट इंटीजर देता है वापस में, जो हमारी x की वैल्यू जो होती है उससे बड़ा नहीं होता है, उससे छोटा ही रहता है। तो यहां पे अगर मान लो हम हम क्या करेंगे, math.flor और हम करेंगे यहां पे 1000.999। तो सोचिए इसका क्या आंसर आएगा हमारे पास, जब हम एंटर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 1000 आता, राउंड फिगर आ जाती है। तो ये काम होता है आपके फ्लोर फंक्शन का। उसके बाद होता है FABS, फैब्स भी बोल सकते हो, बाकी यहाँ पे जो ABS लिखा हुआ है ये हमें रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट वैल्यू को। तो FABS फैब्स फंक्शन जो करता है वो हमें एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है x की, जहाँ पे x हमारा कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो जो भी हम यहाँ पे लिखते हैं उसकी एक एब्सोल्यूट वैल्यू हमें लाके वहाँ पे वो दे देता है। कैसी वैल्यू, देखो हमें क्या लिखना पड़ेगा, math.FABS और यहां पे हम लिख देते हैं 33.33, ठीक है। एंटर करते हैं यहां पे और हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, जो वैल्यू हमने डाली एग्जैक्टली 30.33 वही वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू हम डालते हैं वो हमें सेम एज इट इज वही वैल्यू प्रोवाइड कराता है, बस माइनस में होगी तो हमें कैसी दे देगा, पॉजिटिव दे देगा, और पॉजिटिव में होगी तो पॉजिटिव ही रखेगा। अगला होता है हमारा EXP फंक्शन। EXP यहाँ पे बोला जाता है किसके लिए, एक्सपोनेंशियल के लिए। ये क्या करता है, एक्सपोनेंशियल वैल्यू रिटर्न करता है x की। कैसे, x जो होता है वो एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता है और e की पावर x की फॉर्म में हमें ये रिटर्न करता है। जैसे हमने मान लो यहाँ पे 100.12 लिखा था, तो इसने क्या किया, 3.0333 e करके प्लस 43 करके ऐसी कोई एक वैल्यू हमें वहाँ पे दिखा दी। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, EXP या एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें क्या करता है, e की वैल्यू, हमने देखा था जैसे हम 10 की वैल्यू अगर 5 लिखते हैं तो वो क्या लिखा जाता है, E5 लिखा जाता है। तो जो भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में x की वैल्यू डालते हैं उसको क्या करता है, ये e की पावर बना देता है और e की पावर बना के हमें फिर रिटर्न में वैल्यू दे देता है। नेक्स्ट होता है आपका LOG लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन क्या करता है, ये हमें एक नेचुरल लोगैरिथम ऑफ x रिटर्न में देता है, x का एक नेचुरल लोगैरिथम रिटर्न में देता है। फॉर x इज ग्रेटर देन 0, वहां पे x क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और जहां पे x क्या होता है हमारा, वो कोई भी एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता है। तो मैथ डॉट लॉग मान लो 100.12 आप करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, 4.603, ये कुछ वैल्यू आप लोगों के पास आ जाती है। ये क्या होता है, नेचुरल लोगैरिथम होता है किसका, एक x का। अब ये लोगैरिथम के बारे में अगर आप लोगों को पढ़ना है तो इसके बारे में मेरा मैथ इतना अच्छा नहीं है कि मैं आप लोगों को लोगैरिथम भी समझा सकूं, इसके लिए आपको मैथ के कॉन्सेप्ट देखने होंगे। बट यहाँ पे हमें क्या याद रखने की बात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वैसे भी इतनी गहराई का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपसे। लॉग फंक्शन का काम पाइथन के अंदर होता है, जो भी हम लॉग के अंदर x की वैल्यू डालते हैं उसका एक नेचुरल लोगैरिथम हमें रिटर्न करके देता है, जहां पे जो x की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है याद रखने की। वहीं पे log 10 फंक्शन का काम क्या हो जाएगा, वो रिटर्न्स करेगा बेस -10 लोगैरिथम रिटर्न करेगा, जहां पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है। POW पावर के लिए जो यूज होता है, POW के अंदर हम दो वैल्यू डालते हैं x, y, जो रिटर्न करता है y की वैल्यू को x की पावर बना के, यानी कि 100,2, 100 क्या हो गया x और 2 क्या हो गया y, तो 100 की पावर 2 कर देगा और फिर रिटर्न हमें दे देगा। जैसे कि अगर आप लोगों को मैं करके दिखाऊं, यहां पे हम लिखते हैं math.POW और ब्रैकेट में हम लिखते हैं, जैसे मान लो 100 की पावर 2 करने की बजाय हम क्या करते हैं 5,2 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास आंसर आना चाहिए 25। क्यों आना चाहिए, क्योंकि हमने क्या किया है, मैथ डॉट पाव फंक्शन का यूज किया है, जो पावर के लिए यूज होता है, और पाव के अंदर x और y दो वैल्यू होती हैं। यहाँ पे x हमारा है 5 और y क्या है 2। तो जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास आ गया 25.0 कोई नहीं 25 आ गया, यानी कि 5 की पावर 2 हो गई। तो POW फंक्शन हमेशा याद रखना पावर के लिए यूज होता है, इसके अंदर दो वैल्यूज डली होती हैं, एक वैल्यू x होती है, एक वैल्यू y होती है। जैसे ही हम वैल्यू डालते हैं दोनों, रिटर्न में हमारे पास जो आंसर आता है वो x की पावर y बन के आता है।
नेक्स्ट फंक्शन होता है हमारे पास SQRT, जिसको स्क्वायर रूट के तौर पे हम यूज करते हैं। वो हमें स्क्वायर रूट रिटर्न करता है x के लिए, जहां पे x क्या होता है, 0 से बड़ा होता है, और x क्या होता है, एक न्यूमेरिक एक्सप्रेशन होता है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। तो math.sqrt 100 करते हैं तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10 होता है। mathqrt 7 करते हैं तो 7 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 2.6। तो ये करके आप यहाँ पे किसी का भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है। बस आपको क्या करना है, SQRT फंक्शन का यूज करना है, math.sqrt। ब्रैकेट के अंदर फॉर एग्जांपल हमें स्क्वायर रूट निकालना है 49 का, तो हम यहाँ पे 49 करेंगे और जैसे एंटर करेंगे तो 7.0 यानी 7 हमारे पास आंसर आ जाता है दोस्तों। तो SQRT फंक्शन यूज होता है स्क्वायर रूट के लिए, और POW का यूज होता है पावर के लिए। उसके बाद कोस, साइन और टेन, ये 3 फंक्शन होते हैं। इनका काम क्या होता है, कोस क्या करता है, x की कोसाइन वैल्यू रिटर्न में हमें रेडियंस में, कोसाइन वैल्यू को रेडियंस में रिटर्न करता है। साइन क्या करता है, साइन का x की साइन वैल्यू रिटर्न करता है रेडियंस में, और टेन क्या करता है, x की टेंजेंट पावर रिटर्न करता है रेडियंस में। तो मैथ में आपका जो कॉन्सेप्ट होता है डिग्री का और रेडियंस का, वो कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप लोगों को पता होगा कि रेडियंस और डिग्रीज क्या होती हैं। हम कोई डिग्री में वैल्यू डालते हैं, उसको हमें रेडियन में बदल के देते हैं, हमारा कोस फंक्शन, साइन फंक्शन और टेन फंक्शन। अगले हमारे होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, जो पाइथन के अंदर पहले से होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट आर बिल्ट इनटू पाइथन एंड कैन बी एक्सेस्ड बाय ए प्रोग्रामर। प्रोग्राम उनका यूज करके कंप्यूटेशन कर सकता है। ये हमेशा अवेलेबल होते हैं यूज करने के लिए, हमें इनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वी डोंट हैव टू इंपोर्ट किसी भी मॉड्यूल का या किसी भी फाइल को हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। कोई भी फंक्शन हमें बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये पहले से बने हुए होते हैं। पाइथन के पास एक छोटा सा सेट ऑफ फंक्शंस होता है, बिल्ट इन फंक्शंस का होता है, जो पार्टीशन टू मॉड्यूल्स, यानी कि जो मॉड्यूल्स में डिवाइड होते हैं, अलग अलग तरह के मॉड्यूल्स में डिफ्रेंशिएट किया होता है, उसमें अलग अलग मॉड्यूल्स में वो छांटे गए होते हैं, अलग अलग बनाए गए होते हैं। ऐसे बिल्ट इन फंक्शंस हमारे पास पाइथन के अंदर होते हैं। कैसे, जैसे अभी अभी हमने देखा था ABS पहले से भी होता है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू हमें रिटर्न करता है। कौन सा ABS, अगर उसके साथ हम FABS लगाते हैं तो हमें क्या देगा, वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। और यहां पे ABS का मतलब क्या होता है बिल्ट इन फंक्शन में, कि जो भी वैल्यू आप ABS के अंदर x की जो वैल्यू डालते हो, मान लो आप माइनस की डालते हो या कोई भी वैल्यू डालते हो, उस वैल्यू से और जीरो से लेके और उस वैल्यू के बीच में कितना गैप है वो आपको आंसर में देता है। इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली सेम वही आंसर आपको दे देता है। जैसे हमने पहले क्या किया था, अब तक हम क्या कर रहे थे, math.ceil, math.floor, math.fabs, math.pow, math.sqrt क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमने मैथ क्या था, हमारा एक फंक्शन था, एक मॉड्यूल था, जिसको हमने क्या किया था, मॉड्यूल था, उसको हमने इंपोर्ट किया था। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम बिल्ट इन फंक्शंस का यूज कर रहे हैं, जो पाइथन के अंदर पहले से है। तो यहाँ पे हमें किसी मॉड्यूल का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम सीधा ABS डालेंगे ब्रैकेट के अंदर। फॉर एग्जांपल -45 ही अगर मैं डाल देता हूँ और एंटर करते हैं जैसे ही, तो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 45 आ गया, क्योंकि 0 से लेके -45 तक कितना गैप होता है, 45 का गैप होता है। ऐसे ही अगर आप ABS ब्रैकेट के अंदर -500 डाल दोगे और फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करोगे तो कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। कहने का मतलब वैल्यू वही आ रही है, लेकिन नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी और पॉजिटिव होगी तो सेम वैल्यू हो जाएगी। ABS ब्रैकेट में 900 करेंगे और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो क्या आ गया, 900 आ गया, क्योंकि 0 से लेके 900 तक कितनी गैप था, 0 से लेके 900 तक का 900 गैप था। तो ये काम होता है इनबिल्ट फंक्शन ABS का। नेक्स्ट आपका होता है मैक्स फंक्शन। मैक्स फंक्शन क्या करता है, अच्छा, किसी भी फंक्शन के अंदर की जो ये चीजें होती हैं, जो x बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं, z बोल रहे हैं, इनको क्या बोला जाता है दोस्तों, इनको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। अभी थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे, एक आर्ग्यूमेंट नाम की चीज होती है, एक पैरामीटर नाम की चीज होती है। तो फंक्शन के अंदर जो भी वैल्यूज हम डाल रहे हैं उनको हम आर्गुमेंट्स भी बोलते हैं। तो मैक्स के अंदर जो भी वैल्यूज हम डालेंगे, फॉर एग्जांपल x y z 3 वैल्यू हमने डाली है, तो उन तीनों वैल्यू में से या जितनी भी वैल्यू हम डालेंगे उनमें से जो सबसे लार्जेस्ट वैल्यू होगी उसको रिटर्न करके हमें देगा कौन, मैक्स फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैं लिखता हूं MAX, ब्रैकेट में मैं लिखता हूं 1000, 2000, 3000।
तो मैक्स फंक्शन का यूज किया है तो हमारे पास आंसर जो आना चाहिए वो 3000 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्स फंक्शन का काम क्या होता है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होती हैं उसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है वो हमें रिटर्न करके देता है। तो यहाँ पे देखो 3000 जो है वो उसने रिटर्न करके दे दी है। अब इसी के साथ दूसरा क्या होता है, MIN फंक्शन होता है। कौन सा फंक्शन होता है? मिन फंक्शन होता है। मिनिमम क्या करता है, जो भी आर्ग्यूमेंट्स होंगी उसमें से सबसे छोटी वैल्यू को हमें दे देगा। यहीं पे अगर मैं 1000, 2000 और 3000 दोबारा से डाल दूं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा तो हमें मिन फंक्शन क्या देगा, 1000 रिटर्न करेगा, क्योंकि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 1000 थी। नेक्स्ट होता है आपका CMP फंक्शन। CMP फंक्शन क्या होता है, रिटर्न करता है साइन ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। जैसे कि -1 इफ x इज लेस देन y। CMP का यूज करके हमने दो वैल्यू डाली, एक x और एक y। अगर x y से छोटा है तो वैल्यू हमें क्या दे देगा, -1 आंसर कर देगा। अगर x बराबर है y के तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। और x अगर y से बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो टोटल हमारे पास -1, 0 और 1 तीन वैल्यू हमारे पास आंसर में आती हैं जब हम CMP यहां पे यूज किया जाता है COMPARE कंपेयर फंक्शन के लिए, जहां पे हम दोनों आर्गुमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करवाते हैं, तुलना करवाते हैं। और तुलना कराने के हमारे पास यहाँ पे तीन नियम होते हैं, या तो x y से बड़ा होगा, या x y से बराबर होगा, या x y से छोटा होगा। अगर तो x बड़ा है y से तो आंसर आएगा आपका 1। अगर x छोटा है y से तो आंसर आएगा -1, और x बराबर है y के तो आंसर आएगा 0। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन होता है वो होता है दोस्तों डिव मोड। डिव मोड क्या करता है, कोशेंट और रिमाइंडर। यानी कि अगर मान लो हम 14 को 5 से डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, 5 दूनी कितना होगा, 5 दूनी हो जाएगा 10। रिमाइंडर कितना बच गया, 4। और कितने पे गया, 2 पे गया। तो ये 2 तो क्या हो गया हमारा कोशेंट, और 4 क्या हो गया हमारा रिमाइंडर हो गया। तो जब डिव मोड फंक्शन के अंदर हम x, y दो वैल्यू, हम दो आर्गुमेंट डालते हैं तो ये हमें क्या करता है, कोशेंट और रिमाइंडर दोनों दे देता है। ये काम होता है किसका, डिव मोड का। वहीं पे LEN लेंथ के लिए, LENGTH लेंथ पता करने के लिए हमें LEN फंक्शन का यूज करते हैं। जैसे a इज इक्वल टू कोई लिस्ट बनाई है 1 2 3, तो लेन a करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3, क्योंकि कितने आइटम है इसके अंदर, 3 आइटम है। b इज इक्वल टू कोई स्ट्रिंग वैल्यू है हेलो, जिसके अंदर HELLO 5 क्या है, कैरेक्टर हैं। तो जैसे ही लाइन b करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट होता है आपका दोस्तों रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन में हमारे पास फॉर एग्जांपल एक स्टेप होता है स्टार्ट का, एक होता है स्टॉप का, और एक होता है हमारा क्या, स्टेप। यहां पे जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं वो ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इफ द स्टेप आर्ग्यूमेंट इज ओमिटेड। ये जो स्टेप आर्ग्यूमेंट है ये ओमिटेड है, मतलब ये बताई ना गई हो, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, 1 होता है। अगर स्टार्ट आर्ग्यूमेंट ओमिटेड है, बताई ना गई हो, तो वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होती है स्टार्ट की प्रोसेस। और अगर स्टेप ना बताया गया हो तो बाय डिफॉल्ट हम 1 लेते हैं। वो अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। और एक स्टार्ट स्टॉप स्टेप यहां पे क्या होता है, 0 नहीं होनी चाहिए। अगर यहां पे 0 हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, तो वैल्यू एरर आएगा आपका प्रोग्राम में। फॉर एग्जाम्पल रेंज फंक्शन का यूज किया हमने, ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया सिर्फ 10, तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 से लेके 9 तक, क्योंकि रेंज 10 तक की रेंज में क्या आते हैं, 0 से लेके 9 आते हैं। टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं। फिर हमने क्या किया, रेंज 1,11। अब यहां पे 1, क्या दिया, 1 मतलब स्टार्ट हमने कर दिया, स्टार्ट हमने बता दिया कहां से करना है, 1 से करना है। स्टॉप कहां पे करना है, 11 से करना है। लेकिन 1 से 11 तक जाते हुए हमें किन स्टेप्स को फॉलो करना है, यानी कि तीसरा हमें नहीं दिया गया। तो जब हमें तीसरा नहीं दिया जाता तो वो क्या बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। और इस रेंज से ही क्वेश्चन पूछे गए थे HSSC हरियाणा पुलिस के सारे की सारी पुरानी पिछली जो भर्ती हुई थी उनकी सारी शिफ्ट में इस रेंज से ही क्वेश्चन दिए गए थे दोस्तों। तो यहां पे हमें ये नहीं बताया कि 1 से 11 तक जाना तो है हमें, रेंज तो हमारी 1 से 11 है, लेकिन हमें कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, कितना गैप हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर देंगे सीधा सा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट स्टेप को क्या मान लिया, 1 मान लिया।
वहीं अगर हमें 0, 30, 5 यानी कि हमारा जो स्टार्ट करना था वो हमें यहाँ पे नहीं दिया गया, तो हम बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानेंगे, स्टार्ट कहां से करेंगे, हम 0 से करेंगे, 30 तक जाएंगे। स्टेप कितना लेना है, एक छलांग लगानी है 5 की, तो 0, 5, 10, 15, 20 और 25, और जहां पे हमें रुकना होता है उसको हम काउंट नहीं करते हैं। तीसरे में देखिए 0, 10 और 3, यानी 0 से लेके 10 तक जाना है, 3 की छलांग लगानी है, तो 0, 3, 6, 9। वहीं पे 0, -10, -1 दे दिया, 0 से लेके -10 जाना है, तो हम क्या करेंगे, 0, -1, -2 उल्टा चलेंगे, और अगर 0 देंगे तो क्या आएगा, हमारा एरर आ जाएगा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बनता है दोस्तों इस रेंज का, और आई होप आपको अभी ये रेंज का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि पैरामीटर्स एंड आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं। आर्ग्यूमेंट्स तो अभी तक हमने देखी कि जो भी हम हमारे फंक्शन के अंदर, ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें हम डालते हैं वो हमारी क्या होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। अब ब्रैकेट के अंदर जब हम फंक्शन का हेडर फाइल लिखते हैं, फंक्शन की हेडिंग फाइल लिखते हैं, मेन पॉइंट जो लिखते हैं, तो पैरामीटर्स होती हैं जो वो वैल्यू होती हैं जो उन पैरेंथेसिस के अंदर, ब्रैकेट्स के अंदर प्रोवाइड की गई होती हैं, उन वैल्यूज को क्या बोला जाता है, पैरामीटर बोला जाता है। यानी कि पैरामीटर मतलब हमने एक डिसाइड कर दिया एक पैरामीटर की, हम इस पैरामीटर पे काम करने वाले हैं। वो ऐसी वैल्यूज होती हैं जो फंक्शन को रिक्वायर होती हैं काम करने के लिए, फंक्शन को उन वैल्यूज की जरूरत होती है, रिक्वायर्ड होती है काम करने के लिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए, हमें आउटपुट देने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रेडियस इज ए पैरामीटर टू फंक्शन एरिया। एरिया निकालने के लिए हमें एक वैल्यू की जरूरत होती है जो क्या होती है, रेडियस होती है। तो अगर कोई फंक्शन है जिसमें हम एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें हमें एक वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्या, रेडियस। तो वो रेडियस क्या हो जाएगी, उस फंक्शन का पैरामीटर हो जाएगी। इफ देर इज मोर देन वन वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू अगर रिक्वायर है फंक्शन को, ऑल ऑफ देम विल बी लिस्टेड इन पैरामीटर लिस्ट सेपरेटेड बाय कोमा। यानी कि ब्रैकेट के अंदर हमने एक रेडियस डाल दी, एक डायमीटर डाल दिया, एक और लेंथ ब्रेड्थ कुछ भी डाल दी, 3 पैरामीटर हमने डाले, और सभी पैरामीटर्स को अलग अलग किया जाता है, किससे, उनके बीच में कोमा लगा के, सेपरेटेड बाय कोमास। और आर्ग्यूमेंट्स क्या होती हैं, वो वैल्यू होती हैं जो फंक्शन के अंदर प्रोवाइड की जाती हैं, कॉल की जाती हैं स्टेटमेंट्स के अंदर। लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी सप्लाइड इन सेम वे एज पैरामीटर्स आर लिस्टेड। देखो अगर आपने यहां पे 3 पैरामीटर दे दिए तो यहां पे नीचे जाके आपको आर्ग्यूमेंट भी कितनी देनी पड़ेंगी, 3 ही देनी पड़ेंगी। शुरू में होता है फंक्शन, जब हम स्टार्ट करते हैं वहां पे हमने 3 वैल्यू डाल दी, 3 पैरामीटर डाल दिए, फिर हम बाद में आउटपुट निकलवा रहे हैं, प्रिंट करवा रहे हैं, तो वहां पे आर्गुमेंट भी 3 डालनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, यहाँ 2 हो, यहाँ 3 हो, वहां पे क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। इसलिए पैरामीटर और आर्गुमेंट का रेशो अगर आपसे पूछा जाए तो क्या रेशो होता है दोस्तों, 1:1 होता है। जितने पैरामीटर होंगे उतनी ही क्या होंगी, आर्गुमेंट हमारे फंक्शन के अंदर होगी। शुड बी सेम नंबर एंड टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स एज मेंशन्ड इन द पैरामीटर लिस्ट। जो पैरामीटर में डिफाइन किया गया था सेम आर्गुमेंट में भी डिफाइन किया जाएगा। जैसे अगर एरिया फंक्शन का यूज करके हम उसके अंदर 5 वैल्यू डालते हैं तो वो 5 क्या है, वो तो एक आर्गुमेंट है। और आर्गुमेंट कैसी हो सकती है, आर्गुमेंट कॉन्स्टेंट भी हो सकती है, वेरिएबल भी हो सकती है, और कोई एक्सप्रेशन भी आपका आर्गुमेंट हो सकता है। तो ये फर्क होता है पैरामीटर और आर्गुमेंट्स में। आपसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ पूछा जाएगा, बट पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, पैरामीटर्स और आर्गुमेंट्स के बीच में रेशो ध्यान रखना है। एक तो कितना रेशो होता है, 1:1 होता है। जितनी आर्गुमेंट उतने ही पैरामीटर। डिमोड फंक्शन, लेन फंक्शन, रेंज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये रेंज फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्स, मैक्स, मिनी, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं, कोसाइन, स्क्वेयर्ड, फ्लोर, सील फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन, और पहले से हम जो डिसाइड करते हैं वो फंक्शन जो हम बनाते हैं। फ्रॉम स्टेटमेंट क्या होती है, इंपोर्ट क्या होता है, मॉड्यूल्स क्या होते हैं, और हमारे फंक्शंस क्या होते हैं। तो मैंने कोशिश की है दोस्तों आपको फंक्शंस का जो टॉपिक है, जिससे क्वेश्चन एचएसएससी में, हरियाणा पुलिस में भी पूछे गए थे, और आपका जो एचएसएससी का जो आपका बीटेक के जेई के जो एग्जाम होते हैं, या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर जूनियर प्रोग्रामर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, उनमें ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको आज ये फंक्शंस का टॉपिक जो है वो क्लियर हुआ होगा। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ आपको इंपॉर्टेंट लगा, काम की बात लगी, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता हरियाणा में किसी भी स्टूडेंट का अब की बार किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर साइंस से कोई क्वेश्चन गलत ना हो जाए दोस्तों। इसलिए मैं हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, उतनी आपको भी मेरा उतना ही साथ देना पड़ेगा दोस्तों।
तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, हैव ए गुड डे।